बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो इन डिटेल हम व्यू करने जा रहे हैं एंड्रॉयड लेआउट्स को। इससे पहले हमने प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करके देखा। आज उसके हाउ नो करने के लिए कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से इसको देखेंगे। सबसे पहले अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मिले, कहने लगे, क्या तुम्हें वो तोहफ़ा ना दूँ जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है। मैंने कहा, क्यों नहीं, पेश कीजिए। आपने फरमाया कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह रसूल ने हमें आप पर सलाम भेजना सिखा दिया, लेकिन हम आप पर और अहले बैत पर दरूद कैसे भेजें। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूँ कहो। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत हज़रत इलामा मौलाना अल-हाज अल-हाफ़िज़ अल-क़ारी शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, सब दरूदों से अफजल दरूद वो है जो सब अमाल से अफजल यानी अमल यानी नमाज में मुकर्रर किया गया है, यानी दरूद इब्राहिमी। अल्लाह ताला हमें दरूद इब्राहिमी पढ़ते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस दरूद पाक की बरकत से हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ दे, आमीन। आते हैं जी वापस अपने टॉपिक की तरफ। ये जो टॉपिक है हमारा लेआउट्स का, इससे हमने प्रीवियस लेक्चर का आगाज़ किया था और इसके बारे में आपको कुछ हाउ नो बताई थी कि लेआउट्स में किस तरह व्यूज़ हैं, व्यू ग्रुप्स होते हैं जो अपने अंदर व्यूज़ ग्रुप और व्यूज़ अपने पास रखते हैं। और हमने देखा लीनियर लेआउट कैसे होगा, रिलेटिव लेआउट किस तरीके से वर्किंग करेगा। लीनियर लेआउट के अंदर हमारे पास 2 तरह की वर्किंग थी, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। और रिलेटिव लेआउट्स के अंदर हमारे पास हमने देखा था कि हम कैसे रिलेटिव पोजीशंस के अकॉर्डिंगली इन लेआउट्स को सेट करते हैं, और ये आपको होम टास्क के तौर पे वर्किंग दी थी। अब आपके पास एग्जैक्टली 2 डेज़ होंगे, आपने विद इन 2 डेज़ के अंदर इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ लेआउट्स और बहुत ज़्यादा हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको इस बारे में आगाह किया था। देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ द लेआउट्स जो कि मार्केट में भी अवेलेबल हैं, और इसके टेम्पलेट्स हमारे पास नॉर्मली अवेलेबल मिल जाते हैं। ग्रिड व्यू है हमारे पास, लिस्ट व्यू है, एब्सोल्यूट लेआउट है। इस तरीके से मल्टीपल व्यूज़ और लेआउट्स वगैरह के चीज़ें हमारे पास मिलेगी, लेकिन जो मोस्ट फेमस थे उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करके आ चुके हैं। और आगे जैसे जैसे अब फर्दर वर्किंग करेंगे, जिस चीज़ की जैसे ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। हमारे पास लेआउट्स कोई ख़ास नंबर ऑफ़ लेआउट्स नहीं है, मल्टीपल बहुत से लेआउट हैं। अगर 15-20 भी कर लें तो तकरीबन ये बन जाएंगे इस तादाद के मुताबिक भी। तो हमारे पास यहाँ पे है जी चेंज लेआउट इन एंड्रॉयड। हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसको प्रैक्टिकली करके देखा था कि यहाँ पे हमारे पास लीनियर लेआउट आ रहा था। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई और लेआउट करना चाहें तो यहाँ पे जस्ट हम रिलेटिव लेआउट लिखेंगे और अंदर किसकी स्कीम रिलेटिव के मुताबिक बनाना शुरू कर देंगे। तो ये इसका जो टैगिंग है XML की, उसके मुताबिक भी हम इसे कर सकते हैं, और ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी इसको लेके चला जा सकता है। ये हमारे पास लीनियर लेआउट है। लीनियर लेआउट के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ विजिट्स हमारे पास आते हैं, जो कि हम ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ से अगर देखें तो 2 तरह की चीज़ें हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टली। ठीक है, वर्टिकली इस तरीके से चलेगा आपका मैकेनिज़्म, और हॉरिजॉन्टली इस तरीके से है, और वर्टिकली हमारे पास साथ साथ इसको आगे
नेक्स्ट लाइन के तक लेके जाता रहेगा। CSS में देखें, HTML CSS के अंदर देखें तो जो फ्लोटिंग का पॉइंट था वो हॉरिजॉन्टली कवर कर रहा है, और जो हमारे पास जैसे डिव और स्पैन में डिफरेंस आता है ना, जैसे डिव था हमारे पास उसमें, तो ये डिव की तरह हमारे पास वर्किंग करेगा, नेक्स्ट लाइन के ऊपर हर एलिमेंट को लेके आएगा, ये वर्टिकली इसको लेके चलता है। इसका हमने कुछ कोडिंग सिनेरियो से जब हमने इसका देखा तो हमने XML का इसका कोड देखा, जो टैगिंग क्राइटेरिया था इसका, तो हमारे पास XML के अंदर मल्टीपल इसको ओरिएंटेशन आ जाती है। इस ओरिएंटेशन को हमने वर्टिकली भी चला के चेक किया था, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है ये, और डिफरेंट इसके अंदर हमारे पास टूल, कॉन्टेक्स्ट, मेन एक्टिविटी वगैरह इस तरीके से आ जाती है, और हम मल्टीपल इसके अंदर बटन्स वगैरह को सेट कर सकते हैं इसके टेक्स्ट के लिहाज से। आप चाहें तो XML से भी कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, दोनों तरीक़ों से हमारे पास ये काम चल सकता है। इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो मल्टीपल एस्पेक्ट से है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगा ग्रेविटी के लिहाज से, ठीक है। ग्रेविटी के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो इसकी डायरेक्शंस विजिट्स की डिफरेंट टाइप की है, जैसे बॉटम, टॉप, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, और कंबाइन मल्टीपल्स हैं हमारे पास। यहाँ पे हम ग्रेविटी के लेआउट्स को एडजस्ट भी कर सकते हैं। हम इन लेआउट को ग्रेविटी लेआउट्स के अकॉर्डिंग भी कंसीडर करते हैं कि आपने इसको राइट से शो करना है, लेफ़्ट से करवाना है। तो इसको करने के लिए ग्रेविटी सेंटर राइट इस तरीके से हमने किया हुआ, तो ये उस लिहाज से हमारी चीज़ों को वर्टिकली डिस्प्ले करेगा। यानी मतलब ये है कि आपने इसको लेआउट ग्रेविटी लेफ़्ट किया है तो आप इसको देख सकते हैं, हमारे पास इसको हम इस तरीके से भी व्यू करवा सकते हैं। हमारे पास सिर्फ हमने अगर एक बटन को इस तरीके से शो करना है और हम सेंटर राइट कर रहे हैं तो उस तरीके से भी हम इसको लेके चल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसके वेट आ जाता है कि हम इसके वेट के लिहाज से कैसे इसको लेके चल सकते हैं। ये इसका वेट का जो फार्मूला के डिवाइडेड बाय टोटल फ्रैक्शन आ जाएगी इसके अंदर। मतलब ये है हमारे पास अगर 3 बटन है तो आपने उसको अगर 1 3 1 दिया तो ये खुद ब खुद उसको मैनेज कर लेगा, इसको 1 के लिहाज से उसको उसका 3 गुना कर देगा, ठीक है। आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ दे के इसको ट्राई करके चेक कर सकते हैं, वर्टिकली ऐसे, हॉरिजॉन्टली भी इसका इसी तरीके से आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। ये हमारे पास वेट के लिहाज से है, और ये बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट हमारे पास आया वेट बॉक्स मॉडल के लिहाज से। ये समझने वाला टॉपिक है, हम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आएंगी, यानी मतलब ये कि हमारे पास कंटेंट है, कंटेंट के साथ उसका कोई बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर के बाहर का कुछ गैप है और कुछ उसका इंटरनल गैप है, और जो कंटेंट और बॉर्डर का इंटरनल गैप है डेट इज़ कॉल्ड द पैडिंग, उसको हम पैडिंग कहेंगे। ये बड़े आसान मीनिंग से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसमें कि मार्जिन और पैडिंग में हमेशा ये कन्फ्यूजन रहती है कि मार्जिन से भी डिस्टेंस आता है, पैडिंग से भी डिस्टेंस आता है, लेकिन मार्जिन हमेशा बॉर्डर के बाहर के डिस्टेंस को मेंटेन करता है, और जो पैडिंग है वो बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान की डिस्टेंस को मैनेज करता है, डेट इज़ कॉल्ड पैडिंग। और मार्जिन एक पूरा बॉक्स का दूसरे बॉक्स से जो डिस्टेंस आएगा वो है हमारे पास मार्जिन, और ये हमें पता होना चाहिए। और बॉर्डर हमारे पास थिक भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है, हम उसको जितना चाहें जैसे चाहें हम इसको लेके चल सकते हैं। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे हाइट है, विड्थ है, हम हाइट और विड्थ के लिहाज से हम अपने इसको चीज़ों को लेके चलेंगे। लास्ट लेक्चर में भी आपको इसके बारे में बताया था कि हाइट और विड्थ को हम मैनेज तो कर सकते हैं, लेकिन इस साइज़ को देखने के लिए हमारे पास 2 तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि ज़्यादा स्पेसिफिकली यूज़ हो रही हैं। एक है रैप कंटेंट, एक है मैच पेडेंट। मैच पेडेंट का मतलब यह है कि जी जहाँ तक पेडेंट है वहाँ तक ले जाएं, और मैच पेडेंट में अगर आपने 100% कर दिया इसको टॉल, तो लेफ़्ट राइट से किया तो पूरा वो उसके लिहाज से कर देगा, और अगर आपने टॉप बॉटम से किया तो पूरी स्क्रीन तक लेके चला जाएगा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस तरह की मैंने एक एग्जांपल करवाई हुई है कोड के अंदर जो पूरा स्क्रीन को कवर कर लेता है। और रैप कंटेंट का मतलब है जितना कंटेंट आपने लिखा है सिर्फ ये उतना ही कंटेंट कवर करेगा बस, और जितना लिखते जाएंगे बटन का साइज़ उतना बढ़ता जाएगा, जितना कम करते जाएंगे उतना बटन का साइज़ कम होता जाएगा। इन दोनों का पर्सपेक्टिव से अगर थर्ड ऑप्शन आपने चूज़ करनी हो जो कि हम कहते हैं फिक्स होगी, वो हमारे पास आता है कि हम स्पेसिफिक किसी यूनिट के अकॉर्डिंगली हम इसको लेके चल सके। मतलब हमने डीपी में
डिप में, एसपी में स्केलिंग पिक्सेल्स के तौर पे हमने यूज़ किया है, डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सेल्स के तौर पे यूज़ किया है, डिवाइस पिक्सेल्स के तौर पे यूज़ किया अगर हमने इसको, तो ये मल्टीपल हमारे पास यूनिट्स हैं। हम यूनिट्स के अगर हम लिख देंगे तो ये उतना ही डिस्टेंस हमेशा इसके अंदर मेंटेन रखेगा। डिस्टेंस का मतलब इसलिए बता रहा हूँ कि उतना ही हमारे पास इसके अंदर गैप आएगा। यानी अगर आपने इसको 64 dp का रखा है तो ये अब स्क्रीन रेजोल्यूशन जितनी मर्ज़ी हो जाए ये 64 dp के ऊपर ही मेंटेन रहेगा। इसने अपने ना पेरेंट को देखना है ना इसने अपने अंदर कंटेंट को देखना है। कंटेंट बढ़ता है कम होता है, वो अंडरफ्लो होता है ओवरफ्लो होता है, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है, ये फिक्स चीज़ को मैनेज करेगा। और इसी तरीके से पैडिंग को अगर समझना है तो इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं बड़ी आसानी से कि पैडिंग हमारे पास देखें ये कंटेंट है, बटन 1 कंटेंट है। अगर इसको हम देखते हैं कि इसकी पैडिंग कैसे करते हैं, नॉर्मल हमने बटन 2 लिखा हुआ था, ठीक, बटन 2 हुडे लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसके अंदर जो नॉर्मल इसका प्रोसीजर था वो ऐसे ही आया। इसके बाद हमने इसको कर दिया लेफ़्ट पैडिंग और बॉटम पैडिंग। लेफ़्ट पैडिंग किया तो यहाँ आ गया, बॉटम पैडिंग किया तो यहाँ आ गया। जब हमने चारों पैडिंग कर दिया लेफ़्ट बॉटम राइट टॉप, तो ये चारों पैडिंग करने से क्या हो जाएगा, सब तरफ से उसको डिस्टेंस मिल गया उसका। अब बॉर्डर कौन सा है, ये जहाँ से एरो यहाँ से व्यू करवा रहे हैं ये बॉर्डर है और ये कंटेंट है। बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान का जो मैकेनिज़्म है ये सारा पैडिंग ही कहलाएगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड पैडिंग। और इसी तरीके से अगर मार्जिन देखते हैं तो बटन से लेकर बटन तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन। ये हमारे पास मार्जिन है। हम इसे यूनिट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसको रिलेटिव के अकॉर्डिंग भी हमने इसको देखा था, रिलेटिव लेआउट के अंदर भी हमने इसे देखा था। मज़ीद हम आगे इसको दोबारा रिवाइज़ करेंगे। नेस्टेड लेआउट को मैंने उसके अंदर करने की कोशिश की थी लीनियर लेआउट के अंदर। आपके लीनियर लेआउट के अंदर मल्टीपल लीनियर लेआउट्स भी लगा दिए थे जिसकी वजह से हमारे पास नेस्टेड लेआउट का व्यू आया था। तो इस तरह की पिक्चर अगर आपने बनानी हो तो हम नेस्टेड लेआउट से भी बना सकते हैं। और हम इस नेस्टेड लेआउट को अगर कोई कोडिंग सिनेरियो के अंदर देखें XML के, तो यहाँ पे कोडिंग सिनेरियो इस तरीके से है कि आउटर लेयर आएगी, उसके अंदर इनर लेयर होगी, उसके अपने विजिट्स होंगे, फिर दूसरी इनर लेयर आएगी, उसके अपने विजिट्स होंगे और मल्टीपल विजिट्स भी नॉर्मली आ सकते हैं क्योंकि आउटर लेयर भी एक लेआउट था ना। तो लेआउट में मल्टीपल लेआउट्स भी हो सकते हैं और लेआउट के अंदर आपके विजिट्स भी आ सकते हैं। इसी पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो रिलेटिव लेआउट की तरफ हम बात करते हैं। रिलेटिव लेआउट के अंदर अगर आप देखें तो ये पेरेंट के अकॉर्डिंग भी चल सकता है और ये दूसरे विजिट्स के अकॉर्डिंग भी चल सकता है। आप पेरेंट के लिहाज से मार्जिन सेट कर दें या उसको उसके दूसरे जो कंपोनेंट्स लगाए कंपोनेंट के बिहार पे उसको आगे डिस्टेंस देना शुरू कर दे तो वो भी चलेगा। और थर्ड पॉइंट ये है हमारे पास एक्स पोजीशन या वाई पोजीशन के ऊपर भी ये काम कर रहा है। एक्स पोजीशन में लेफ़्ट राइट सेंटर और वाई पोजीशन पे टॉप बॉटम सेंटर के अकॉर्डिंगली ये अपने डिस्टेंस को मैनेज करता है और चलाता है इस तरह। अब देखें अगर इस डिज़ाइन को, तो इस डिज़ाइन के अंदर भी आपको कोड सिनेरियो के लिहाज से यहाँ पे चीज़ें नजर आएंगी कि हमने यहाँ पे दिया लेआउट अलाइन पेरेंट टॉप ट्रू, तो इसको हमने टॉप पे रखा हुआ है B1 को। यहाँ पे हमने किया अलाइन पेरेंट लेफ़्ट ट्रू, ये लेफ़्ट पे आ गया। इसी तरीके से हमने इसको देखा है हॉरिजॉन्टल सेंटर हॉरिजॉन्टल, तो इसने उसको सेंटर हॉरिजॉन्टल के लिहाज से इसको सेंटर किया है। इसी तरीके से अगर आप B4 को देखें तो हमने इसे किया अलाइन पेरेंट राइट, अलाइन पेरेंट राइट इसको ट्रू इसने कर दिया। इसी तरह अगर नेक्स्ट अगर चलते हैं तो हमने टेक्स्ट व्यू को पकड़ा, टेक्स्ट व्यू को जाके हमने सेंटर पेरेंट, सेंटर इन पेरेंट कर दिया तो पूरे पेरेंट के सेंटर में ये चीज़ व्यू होगी आपको। और इसी तरीके से ये हमारे पास अगर सेंटर इन पेरेंट के बाद हम बात करते हैं B5 की, तो ये हमारे पास आ गया सेंटर हॉरिजॉन्टल। सेंटर हॉरिजॉन्टल को हमने देखा तो यहाँ पे आ गया लाइन पेरेंट बॉटम ट्रू कर दिया इसको। और इस तरीके से इसका मार्जिन बॉटम हमने 50 dp रखा है, तो ये 50 dp हमेशा आप ये रहेगा। रेजोल्यूशन चेंज हो जाएगी, ये डिस्टेंस इतना ही रहेगा इसका। फ्रेम लेआउट का मैंने छोटा सा एग्जांपल आपको बताने के लिए रखा है। यहाँ पे नॉर्मली हमने अपने 3 लेआउट्स को ऊपर वर्किंग की है, लेकिन जो फ्रेम लेआउट है ये ऐसा लेआउट है जो कि अब डिस्कार्ड हो चुका है, बहुत कम यूज़ होता है या नहीं यूज़ होता है। इसमें ये लेआउट सिंपल एक चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, ओनली वन सिंगल विजिट इनसाइड। किसी भी चीज़ को आप पिक्चर को रख दें, कोई एक चीज़ रख दें, बस ये किसी स्प्लैश पेज के अकॉर्डिंग भी आपका काम चल सकता है। किसी इंट्रोडक्शन शुरू में कोई स्क्रीन आनी हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता था, अब इसको भी नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता।
वापस आता हूँ एक और वे से इसी काम को समझाने के लिए। दोबारा मैं अगेन शुरू कर रहा हूँ कि इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग के जो चीज़ हमें स्क्रीन पर व्यू होती है अपने मोबाइल के, डैट इज़ कॉल्ड व्यू। ये व्यू हम प्रोग्रामेटिकल व्यू की बात कर रहे हैं कि इसको ही हम व्यू कहते हैं, चाहे वो कोई कंपोनेंट है उस इंटरफेस के ऊपर जो एलिमेंट्स हमें नज़र आएंगे, चाहे वो कोई पिक्चर है, चाहे वो कोई बटन है, टेक्स्ट फील्ड है, कुछ भी है, डैट इज़ कॉल्ड व्यू। इसी व्यू को हम देखें तो ये बेसिकली सब क्लासेस हैं जो कि हमारे पास इंटरफेस के अंदर यूज़ हो रही होती हैं, यूज़र इंटरफेस के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं। इसके अंदर क्या व्यू के अंदर टेक्स्ट व्यू आ जाएगा, एडिट टेक्स्ट आ जाएगा, बटन, मेन्यूज़, यहाँ तक के स्क्रॉलेबल करने के लिए स्क्रॉल व्यू आ जाएगा, रिसाइकलर व्यू आ जाएगा। इसके बारे में आगे आता है तो थोड़ा सा इसके गाइडलाइन बताता हूँ। इमेज व्यू आ जाएगा, ग्रुप व्यू आ जाएगा जिसके ऊपर हम वर्किंग की थे, लीनियर लेआउट था, ट्रेन लेआउट था हमारे पास। तो अगर देखें इसके व्यूज़ की तो हमारे पास बटन, एडिट टेक्स्ट जैसी इनपुट फील्ड है, स्लाइडर है, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ को मैनेज करने के लिए, ये एनालॉग चीज़ों को भी यूज़ करने के लिए हम इसको लगाते हैं। चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है। चेक बॉक्स और रेडियो बटन में फ़र्क ये है, चेक बॉक्स मल्टीपल को भी चेक कर सकते हैं, रेडियो बटन सिंगल वन को रिप्रेजेंट करता है। और स्विच है, ऑन ऑफ के ऊपर हम इसको चला सकते हैं। फिर हम नॉर्मल उस सिनेरियो की तरफ आते हैं कि एक पिक्चर ड्रॉ की है, उसके अंदर सारी चीज़ों को लेबलिंग कर दी गई है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। नंबर 1 जिस चीज़ को लेबल किया है, इट इज़ कॉल्ड एक्सएमएल लेआउट। अगर आप लोगों ने इसको करके चेक किया तो मेरे ख्याल से ये आपको बस वेरिफिकेशन के लिए सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, और मैं उन्हीं चीज़ों को साथ साथ रिपीट कर रहा हूँ एक नए सिनेरियो में। कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको यहाँ से मिल ही जाती है कि जिन चीज़ों की तरफ अपनी तवज्जो नहीं जाती वहाँ से पता चल जाता है अच्छा इस टूल के अंदर ये काम इस तरीके से चल रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हमारे पास नंबर 1 जिसको पिन किया है एक्सएमएल फाइल लेआउट है। डिज़ाइन और टेक्स्ट टैब कौन सा है, डिज़ाइन और टेक्स्ट टैब कौन सा है जिसको पैलेट के पेन के साथ हम व्यू कर रहे हैं, इसके नीचे करके हमारे पास आता है डिज़ाइन या टेक्स्ट। यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं, आपने डिज़ाइन देखना है, इसका टेक्स्ट देखना है, वो आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। पैलेट पेन के अंदर आपका पास नंबर ऑफ विजिट्स आ जाएंगे, सारे लेआउट्स, यानी जो कंपोनेंट्स आपने लगाने होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे टूल किट या जो भी आप लोगों ने जावा में अब सी शार्प के अंदर भी यूज़ किए हैं, ये उस तरह का मैकेनिज़्म है। यहाँ पे कंपोनेंट ट्री हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है जी। हम कंपोनेंट ट्री को यहाँ से व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी चीज़ें हम लगाते जाएंगे ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है। यहाँ पे जो चीज़ सबसे आखिर पे होगी वो हमारे लेआउट पर सबसे टॉप पे व्यू होगी। यानी अगर कोई चीज़ बटन 3-4 लगाएं और आपने कोई चीज़ सेट नहीं की, वो बटन के ऊपर बटन, बटन के ऊपर बटन, बटन के ऊपर बटन, इस तरीके से वो लेयर्स बन जाती हैं। इसको समझने का आसान तरीका ये है कि जो चीज़ कंपोनेंट ट्री के सबसे लास्ट पे होगी वो हमारे लेआउट के उसकी लेयर के ऊपर सबसे ऊपर आएगी। वो डिलीट करेंगे तो उसके नीचे को एक्सेस करेंगे, उसको साइड पे करेंगे फिर उसके नीचे को एक्सेस करेंगे, उसको साइड पे करेंगे उसके नीचे को एक्सेस करेंगे। तो ये समझ लें स्टैक की तरह का कॉन्सेप्ट है जिस तरीके से आप लोग पढ़ के आए हैं। और नंबर 5 के अंदर ये डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट का पेन है, आप इसको देख सकते हैं। ब्लूप्रिंट आपको स्ट्रक्चर के लिहाज से बस गाइड करेगा, आपके अंदर जो डिज़ाइन है उसको साइड पे कर देता है, आपको स्ट्रक्चर के लिहाज से उसका ओवरव्यू बताएगा। एट्रीब्यूट्स टैब है हमारे पास यहाँ पे, ये एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ से आ सकते हैं। फिर वापस आते हैं जी हमारे पास व्यू किस तरीके से आते हैं। व्यू टेक्स्ट व्यू को अगर आप देखते हैं तो इसको एक्सएमएल के अंदर मल्टीपल चीज़ें आएंगी। जस्ट इसके अंदर मैं चंद एक चीज़ें बताता चलूँ। ID@+ इस तरीके से कर सकते हैं हम इसको। ID हम इसको स्पेशल देते हैं, उस ID के लिहाज से इसको ट्रिगर किया जाता है। और आगे जब हम इसकी इवेंट हैंडलिंग के ऊपर वर्किंग करेंगे तो ये चीज़ें बड़ी काम आएंगी। लेआउट विड्थ है, हमने मैच पेरेंट रखा है। मैच पेरेंट का मतलब है कि पेरेंट के लिहाज से चलेगा ये। और लेआउट ये हाइट रैप कंटेंट किया तो ये कंटेंट के लिहाज से, यानी विड्थ फुल रहेगी इसकी। और ऐप जितना कंटेंट हमारा वो उसका फ़ॉन्ट साइज़ होगा, स्टाइल होगा, उसके लिहाज से ये रैप कंटेंट उसको रैप करेगा। और बैकग्राउंड कलर आप @ का
कलर बैकग्राउंड। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर वर्किंग की थी, जो मैंने आपको बताया था, तो ये उसके अकॉर्डिंगली हम 2 या 3 लेक्चर में हमने इसके अकॉर्डिंगली काम किया था कि हम बैकएंड पे जाकर स्ट्रिंग्स क्रिएट करते हैं, उस स्ट्रिंग्स या कलर्स में जो हमारे पास मौजूद थे उस तरह से हम कलर वहाँ पे बना के यहाँ पे उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। डैट इज़ कॉल्ड डायनामिक वे, जो कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास डायनामिक वे हो तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। आगे जब हमने एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है तो हार्ड कोडेड से ज़्यादा बेटर है डायनामिक वे। @ लगा के जो आपने बैकएंड पे सेट किया उसी को आप यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आपने ब्लैक कलर देना 10 चीज़ों को, तो आपने ब्लैक या कोई यूनिक कलर है जो कि नॉर्मली कोई कोड होता है, किसी कलर का कोई कोड टैग्स होते हैं, तो हमने उसको यूज़ करना। तो बार बार उसको कॉपी पेस्ट करने के बजाय आप एक जगह बना लें, उसका रेफरेंस कॉल करते रहें हर जगह। तो ये काम इस तरीके से। इसी तरह टेक्स्ट भी है, कलर भी है, टेक्स्ट साइज़ भी है, स्टाइल भी है, ये सारी चीज़ें हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। व्यू एट्रीब्यूट्स इन XML, आपके पास नॉर्मली ये एग्जांपल भी लिखी है, उसका क्राइटेरिया प्रॉपर्टी नेम होगा और प्रॉपर्टी वैल्यू, कि आपके पास प्रॉपर्टी नेम क्या है, एंड्रॉयड लेआउट, एंड्रॉयड कॉलन लेआउट विड्थ, ये प्रॉपर्टी नेम है। आप करना क्या चाह रहे हैं और फिर उसको कैसे करना चाह रहे हैं, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप लेआउट विड्थ सेट करना चाह रहे थे, फिर पूछा ये जा रहा है कि आपकी वो विड्थ जो लेआउट किया वो किस तरह की हो, तो हमने बताया मैच पेरेंट की तरह की हो। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड हमने पूछा कि इसका टेक्स्ट क्या होगा, तो हमने कहा जो हमने बटन लेबल नेक्स्ट बनाया था ना स्ट्रिंग्स में जाके, वैसा होगा, वो होगा, इसमें वही लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से हम कहेंगे जी इसका एंड्रॉयड का आईडी क्या होगा, तो हम कहेंगे जो हमने व्यू आईडी बनाया था ये वो आईडी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। कॉमन लेआउट क्लासेस जो सी हैं मल्टीपल हैं, जैसे मैंने आपसे कंस्ट्रेंट लेआउट्स हमने पढ़ के देखा है, हमने लीनियर लेआउट देखा है, डायरेक्टिव लेआउट देखा है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से लेआउट्स हैं। टेबल लेआउट भी है जी, जिसमें टेबुलर फॉर्म में चीज़ें व्यू हो जाती हैं। और फ्रेम लेआउट के बारे में आपको बताया कि 1 चाइल्ड ऑफ अ स्टैक चिल्ड्रन, ठीक है, वो उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। इसकी हिरार्की अगर समझते हैं तो इस हिरार्की में व्यू ग्रुप में भी व्यू ग्रुप और मल्टीपल व्यूज़ हो सकते हैं, और फिर व्यू ग्रुप के अंदर मल्टीपल व्यूज़ भी हो सकते हैं और व्यू ग्रुप भी हो सकते हैं। लेकिन रूट व्यू इज़ ऑलवेज़ अ व्यू ग्रुप, ठीक है, ये हमेशा रूट जो होगा इसका व्यू ग्रुप ही कहलाएगा। बार बार एक ही चीज़ की तरफ फोकस करना और फिर उसकी तरफ लेके आना, जब कंटेंट बहुत ज़्यादा हो और उसको कवर करने के लिए हमें एक चीज़ को पहले क्योंकि चीज़ें आपस में लिंक्ड है, सारी चीज़ें लिंक्ड होने की वजह से वापस उस कंटेंट की तरफ रिकॉल करना पड़ता है कि हम अब फिर उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। इसी पॉइंट से अगर मुझे याद आ रहा है कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना, कि जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हमने पहले भी इसको व्यू ग्रुप और इस कॉन्सेप्ट को हमने पहले ऊपर भी डिस्कस किया, पहले कुछ स्लाइड्स के अंदर भी डिस्कशन की है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसी चीज़ को मज़ीद जस्टिफाई किया गया कि व्यू हिरार्की एंड स्क्रीन लेआउट के लिहाज से, कि हमारे पास लीनियर लेआउट है जी, उसके अंदर बटन है, टेक्स्ट व्यू है, बटन है, ठीक है, ये लेआउट आ गया। नंबर 1 के ऊपर हमारे पास लीनियर लेआउट था, उसके बाद नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या आ गया जी, 2 के अंदर हमारे पास इसका बटन आ गया, 3 के अंदर इसका टेक्स्ट व्यू आ गया, 4 के अंदर ये चीज़ें आ गई। तो ये इस तरह इसकी हिरार्की सेट की जाती है कि हमने कैसे किन किन चीज़ों को ट्रिगर किया है। तो हमारे पास एक लेआउट जो है वो उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स आ सकते हैं, उसके अंदर एक लेआउट में मल्टीपल लेआउट्स भी आ सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड लेआउट, जो हमने अभी इन चीज़ के ऊपर डिस्कशन की है। इसी बात से समझाने के लिए बस एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे माशाल्लाह कुरान पाक में सूरह रहमान आती है। कई दफ़ा सोचते थे कि इसमें रब ताला अगर एक दफ़ा ही फरमा देता फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो वो रब है, एक दफ़ा ही फरमा देता तो काफ़ी था। लेकिन इस आयत को मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया, फिर एक आयत आई, फिर उसके बाद इसको रिपीट किया, फिर आयत आई, फिर इसको रिपीट किया, फिर आयत आई, फिर इस, और यानी ये वाहिद सूरत है जिसके अंदर एक ही आयत को सबसे ज़्यादा रिपीट किया गया, क्योंकि खालिक जानता है, खालिक जानता है कि अपने इस बंदे को समझाना कैसे है। ये जो चीज़ रब ने बनाई है वो ही बेहतर जानता है कि इसको समझ कैसे आती है। तो बार बार एक चीज़ की तकरार करना भी हमारे ही फ़ायदे के लिए है। तो उसी चीज़ को अगर आप
मद्देनज़र रखते हैं तो जो फॉर्मेट है ना कुरान पाक का, बड़ा खूबसूरत किस्म का फॉर्मेट है कि उसको जिस तरीके से डिज़ाइन किया, फिर उसके जिस तरीके से तरतीब लगी, फिर जिस तरीके से उसका शुरू होता है और जिस तरीके से उसको आखिरी सूरत एंड होती है, तो इसकी फॉर्मेशन में भी समझने के लिए बड़ा कुछ है, क्योंकि कुरान पाक बताते खुद एक मोजज़ा है और ये सिफ़त खुदाबंदी में से है, और ये इसे कदीम इसीलिए कहा जाता है कि ये भी रब की सिफ़त है, तो रब की सिफ़त भी अज़ली होती है और अबदी होती है। तो इसलिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी लाइफ में भी बार बार रिपीट होती हैं। तो ऑफ़ कोर्स जिसने कायनात बनाई है वो उन चीज़ों को रिपीट करने का पर्पस को जानता है, और हम इस चीज़ों से फेड अप कैसे हो सकते हैं कि हम बस हर जगह ये सारी बात करने का पर्पस ये भी है कि आप लोग जैसे ही कल को मार्केट में इंशाल्लाह जाएंगे तो मार्केट में जाके मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम अब हमारा जो लर्निंग है ना वो ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे एक ही काम को बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो इस नेचर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि लर्निंग फॉर व्हाट पर्पस, लर्निंग किसको आप कह रहे थे और किस चीज़ को आप समझ रहे थे। और बहुत से स्टूडेंट्स जब एक साल या कुछ महीने वहाँ पे वर्किंग करते हैं तो स्विच करते हैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर उसमें, जिसकी वजह से उनका जो एक्चुअल जो उनका कैरियर पाथ बनना होता है वो काफ़ी हद तक डैमेज होने का खदशा होता है, या कुछ ना कुछ थोड़े से प्रॉफिट के लिए वो स्विचिंग करते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा मेरे पॉइंट के मुताबिक अवॉइड रखना चाहिए। हाँ, स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, स्टेबल होके वर्किंग करनी चाहिए। और न्यू थिंग अगर आप लोगों को लर्निंग करनी है तो वो अपने तौर पे करें, अपने कैरियर को किसी किस्म का ये ना करें कि डैमेज करने की बात करें कि नहीं, हमने जहाँ पे लर्निंग इन्वायरमेंट होगा बस उसी तरह मूव करना है। वहाँ कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो चीज़ें रेपिटेशन में आती हैं, आपने क्योंकि फ़ील्ड खुद चूज़ करनी होती है, तो उस फील्ड को चूज़ करते हुए पहले सोच लें, अच्छे तरीके से सोच लें इस फील्ड में जाना है या नहीं जाना। जैसे ही आपने उस फील्ड में जाना है तो फिर उस फील्ड के एक्सपर्ट बन के ही निकलना पड़ता है। अदरवाइज़ आप ये कहेंगे जी मुझे सारी चीज़ों के बारे में इल्म हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये भी रब ने सारे किस्म का हर तरह का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ नहीं किया। हर वो इल्म जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो सीखना फ़र्ज़ है। जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो ये इसका ताल्लुक आपके कल रिज़्क कमाने के साथ अटैच है। तो उस मैकेनिज़्म को जायज़ तरीके से कमाने के लिए इसका पढ़ना ज़रूरी है। और अगर कोई आज इन चीज़ों को स्टडी नहीं करता और पासिंग मार्क्स ले लेता है और कल को किसी सिफारिश से किसी जगह लग जाता है, आप इमेजिन करें कि वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैसे करेगा, जैसे कि उसको आता ही कुछ नहीं है। और कल को वो अगर सॉफ्टवेयर उसमें बैठ के अगर सीखेगा तो डेवलपमेंट स्पीड कम लो हो जाएगी उसकी। तो इसलिए आज टाइम है सीखने का। और बहुत जो 7th और 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं मोस्टली इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि हम इंटर्नशिप्स के लिए जाएं। मैं इस चीज़ के बड़ा सा ख़िलाफ़ हूँ जी। आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करवाएं, जॉब करें, डायरेक्टली जॉब करें, इंटर्नशिप पेड हो, वेल एंड गुड। ऐसी पेड जिसकी वजह से आपकी स्टडीज़ मुतासिर नहीं होती आप करें। अदरवाइज़ जो क्राइटेरिया मार्केट में चल रहा है वो नॉर्मली इस तरीके से है कि जी इंटर्नीस को फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं, उनसे इंडस्ट्री का एक्चुअल काम करवाया जाता है और उनको उस तरह से बेनिफिट नहीं दिया जाता। अगर उसको बेनिफिट मिल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर उस बेनिफिट से उसकी स्टडीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा तो डेट्स वेरी गुड पॉइंट। इसी तरीके से हमें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंडिंग के बगैर आप जस्ट किसी चीज़ को कर लें और बाद में समझें कि एक है कि गलती करके समझना, और एक है कि गलती अगर एक दफ़ा होगी उससे पहले और विजन क्रिएट कर ले बंदा कि हाँ इस तरह की गलती और भी ना हो मुझसे। तो उसके लिए हमें इस चीज़ों को फोकस करना पड़ता है। तो यहाँ पे वापस आते हैं अपने इसी क्राइटेरिया के अंदर के हमारे पास जो इस लेआउट के अंदर मल्टीपल चीज़ें आ रही थी वो मैंने करके भी चेक करवाई थी। नंबर 1 के अंदर हमारे पास सिलेक्ट डिज़ाइन सरफेस है। इसके अंदर डिज़ाइन आता है, ब्लूप्रिंट आता है हमारे पास पेन्स के, आपने जिसको सिलेक्ट करना है। ओरिएंटेशन एडिटर आता है, पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप करना है। इसकी मज़ीद डिटेल आगे भी कुछ स्लाइड्स में भी आएगी। और इसी तरह हमारे पास डिवाइस इन एडिटर, चूज़ डिवाइस फॉर प्रीव्यू। आपने कौन सी डिवाइस करनी है, आपने टैबलेट करना है, आपने कोई रेजोल्यूशन ज़्यादा है कम है, किसी स्क्रीन साइज़ डिफरेंट है, तो उस लिहाज से आप इसको सेलेक्ट करके एकदम उसका
व्यू देख सकते हैं। और इसी तरीके से API वर्जन भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आजकल जो चढ़ा है वो 30 चढ़ा है, ये पिक्चर 26 की लगाई हुई है। और थीम इन एडिटर, आपका थीम डार्क थीम यूज़ करना चाह रहे हैं, जो भी थीम यूज़ करना चाहें। लोकल हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसके लैंग्वेज किस तरह से है, तो हम इसको एडिटर में इसकी लैंग्वेज को भी सेट कर सकते हैं। अगर आप देखें टूल बार इन लेआउट एडिटर आप देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल साइंस आ रहे होते हैं। शो कंस्ट्रेंट्स एंड शो मार्जिन्स आपने शो करने हैं तो इसके ऊपर बटन पे 1 वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। ऑटो कनेक्ट करना है, इनेबल और डिसेबल आप इसे कर सकते हैं, जैसे मैंने इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया था। क्लियर ऑल कंस्ट्रेंट इन लेआउट, ठीक है। आप सारे कंस्ट्रेंट्स खत्म करने हैं, इस बटन को क्लिक करते हैं सब कुछ खत्म कर देगा कंस्ट्रेंट सारे। इन्फर कंस्ट्रेंट, क्लियर द कंस्ट्रेंट बाय इन्फ्रेंस, यानी हमने इसको करके चेक किया था कि स्पेसिफिक वो स्पेसेस इसके अंदर डिफाइन कर देता है। और डिफ़ॉल्ट मार्जिन्स आते हैं इसके अंदर, आपने कुछ डिफ़ॉल्ट मार्जिन्स 5 नंबर पे है तो अगर इसको करना है तो उसको भी देख सकते हैं। आप पैक और एक्सपैंड सिलेक्टेड एलिमेंट्स, आपने किसी सिलेक्टेड एलिमेंट्स को आपने एक्सपैंड करना है या पैक करना है तो इन चीज़ों को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली इन चीज़ों को देख सकते हैं। और यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं ये नॉर्मली वर्टिकल को ही यूज़ करते हैं। और 7 नंबर पे जो है आ रहा है अलाइन, ये हम नॉर्मली हॉरिजॉन्टली इसको यूज़ करते हैं, अलाइन सिलेक्टेड एलिमेंट्स को, इसको भी। और इसके बाद गाइडलाइंस आ जाती हैं हमारे पास 8 नंबर के ऊपर। गाइडलाइन का मतलब ये है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन, आप यहाँ पे गाइडलाइन इसको बना देते हैं, गाइडलाइंस आ जाती हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसके डिज़ाइन को कहाँ सेट करना है। जैसे वर्ड एक्सेल में तो नहीं, शायद पावर पॉइंट और वर्ड के अंदर इस तरह के गाइडलाइन रूलर्स आते हैं, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है हमने कितना डिस्टेंस दोबारा इसको मेंटेन करना है। ये डिज़ाइनिंग टूल के लिए यूज़ होता है। फिर हमारे पास आता है जी जूम, कितना आपने करना है, जूम इन करना है, फुल स्क्रीन करना है, हैंड है उसको भी आगे आप इसको यूज़ कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है इमेज व्यू करना हो तो आपने कैसे इसको चेक करना है, ये आपको इसका सारा डिज़ाइन अपने पास रखना पड़ता है। ऑटो कनेक्ट करना है तो ऑटो कनेक्ट कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इसको। इमेज को आप यूटिलाइज एक दफ़ा करके देखिएगा, इसका सारा मैकेनिज़्म देखना पड़ता है, चला कर भी चेक कीजिएगा। कंस्ट्रेंट्स लेआउट के अंदर हम मल्टीपल वे आउट से हम इसे हैंडल करते हैं। जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमारे पास लाइन हैंडल भी आ जाता है, हमारा रीसाइजिंग के अकॉर्डिंग भी आ जाता है। जो फर्स्ट आ रहा है हमारे पास इसको कहते हैं रीसाइजिंग हैंडल। जो कंस्ट्रेंट लाइन है वो हमारे पास सर्कल के अंदर जिसको 2 के ऊपर शो किया हुआ है वो कंस्ट्रेंट हैंडल इससे कहते हैं एक्चुअली। तो एक ही चीज़ है, जो सेकंड वाला पॉइंट है वो सिलेक्टेड है और वो अनसिलेक्टेड है थर्ड वाला पॉइंट। ये और लास्ट पे जो 4 वाला है डेट इज़ कॉल्ड बेस लाइन हैंडल। इसके ऊपर भी मैंने आपको इसका करके चेक करवाया था कि बेस लाइन क्या चीज़ है, यानी उसका टेक्स्ट को फॉलो करती है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आ जाता है क्लिक, अगर हम करते हैं बेस लाइन के ऊपर तो ये हमारी बेस लाइन यहाँ पे आ जाती है। राइट क्लिक करके बेस लाइन के ऊपर भी हम इसको कर सकते हैं, तो ये आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको बेस लाइन के अकॉर्डिंगली चला सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स पैन भी आ जाता है कि हम एट्रीब्यूट्स को कैसे सेट कर सकते हैं। ये हमारे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हमारे पास यहाँ पे पैन ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से मार्जिन को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके विड्थ वगैरह और मल्टीपल चीज़ों को व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत लंबी डिटेल निकलती है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप व्यू कर सकते हैं। फिर वर्टिकल साइज़ कंट्रोल, स्पेसिफिक लेआउट, हाइट वगैरह को देखना हो तो उसको भी देखा जा सकता है 1 नंबर पे। और 2 नंबर के ऊपर हम इसके विड्थ के अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हैं। इसको अगर क्लोज़ करना हो इस बटन से हम थर्ड बटन से इसको क्लोज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे बड़ा अहम पॉइंट ये है कि ये 3 तरह की चीज़ें आपने इसके अंदर व्यू की होंगी। फर्स्ट जो लाइन है जिग जैगिंग वाली आ रही है, डेट इज़ कॉल्ड द मैच कंस्ट्रेंट। ये मैच कंस्ट्रेंट है, ये एक्सपैंड एलिमेंट टू फिट इट्स पेरेंट। ये पेरेंट के अकॉर्डिंगली फिट होता है और या अपने एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली फिट होगा। ये रैप कंटेंट जो है ये आपके कंटेंट के लिहाज से श्रिंक होगा, इनक्लोज होगा कंटेंट के लिहाज से, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ये फॉरवर्ड वाले जो साइंस आ रहे हैं। इस तरह फिर फिक्स लाइन के लिहाज से, ये फिक्स लाइन का मतलब है कि रेजोल्यूशन जैसी भी हो, आप जितना डिप इसको दे दिया ये उतने पे ही फिक्स हो जाएगा। तो इन तीनों में फ़र्क है। रिलेटिव के अंदर मोस्टली हम इसी को यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास मैच कंस्ट्रेंट है, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर लेते हैं। फिर हमारे
प्रीव्यू लेआउट्स आ जाते हैं। हम इसको प्रीव्यू लेआउट को कैसे कर सकते हैं, स्विच लैंडस्केप पे कर सकते हैं, पोर्ट्रेट पे कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस देखा था। हम इससे फ़ायदा ये देख सकते हैं कि हमारे डिज़ाइन में इतनी कैपेसिटी है कि वो लेआउट और इन दोनों चीज़ों को हैंडल कर सके। जैसे मोबाइल को हम लैंडस्केप करते हैं तो आपने देखा एप्लीकेशंस के व्यू चेंज हो जाते हैं ना, वो आपको कैप्चर कर लेता है, मोबाइल में ही सेंसर्स लगे हुए हैं। तो इसी तरीके से पोर्ट्रेट करें तो क्या व्यू आता है, लैंडस्केप करें तो क्या व्यू आता है, तो वो ऑटो उसकी स्केलिंग को देखने के लिए इसकी सेटिंग को हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर इसको देखना हो तो आप यहाँ पे इसका वही एक्टिविटी मेन में इसका लैंडस्केप आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि वेरिएशन इसके अंदर आएगी, और उसके लिहाज से अब जो काम है इसकी XML अलग से मैनेज करनी पड़ती है। इसी तरह हम लार्ज के अकॉर्डिंग कोई टैबलेट है तो उसका भी बना सकते हैं यहाँ पर एक्टिविटी मेन। थैंक यू जी, हमारा आज का ये टॉपिक वाइंड अप हुआ। उम्मीद है आपको ये जो डिटेल्स हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा दें। तो साथ साथ प्रैक्टिकल करते रहें, आप उसको चला कर चेक करें डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आएंगे, उसमें देखेंगे कि क्या हम कुछ नई चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, हमें फ़ायदा हासिल करने वाला इल्म अता फ़रमाए, और ऐसा इल्म अता फ़रमाए जो हमें अपने रब की बारगाह में झुका दे और आजिज़ी हमें अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।